प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको कहते हैं जिसकी ये दो बातें हों। कहता है एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू कंडीशंस। पहली कंडीशन है कि इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। जैसे हमने कॉइन टॉस किया तो उसमें दो ऑप्शन है, तो कम से कम एक से ज्यादा ऑप्शन होगा तब तो हम इसको रैंडम बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद उसमें जो आउटकम आएगा वो हम प्रिडिक्ट ना कर पाए। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, कि पहले से नहीं बता सकते कि हमारा क्या आने वाला है, हेड आने वाला है या टेल आने वाला है। डाइस फेंकेंगे तो कौन सा नंबर आएगा वो पता नहीं कर सकते। तो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको उनको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब आ रहे हैं हम आउटकम्स और सैंपल स्पेस। तो जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो सारे अगर हम लिस्ट कर दें, उसको हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिख दें, तो उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। जैसे डाइस को फेंकेंगे, एक डाई फेंकेंगे तो उसका आउटकम है 1 2 3 4 5 6, तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो इसे, तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। तो चलो शुरू से अगर हम एक बार डिस्कस करें कि सैंपल स्पेस क्या क्या होता है, तो अगर हम शुरू से करेंगे सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन से एक्सपेरिमेंट की, व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड। वन कॉइन इज टॉस्ड, तो एक कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, कौन बता रहे हैं? सर या तो हेड, HNT। हाँ या तो हेड या ये टेल। तो एक कॉइन पे कितने आउटकम्स होते हैं टोटल? एक कॉइन पे तो दो ही आउटकम है, और कॉइन भी एक ही है। तो हम लिखते हैं फॉर्मूला 2n, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन, और 2 क्या है कि एक कॉइन पे कितने आउटकम है वो बता रहा है। तो 2 1, क्योंकि एक कॉइन है तो टोटल 2 आउटकम्स आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह से व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, या तो दो कॉइन को एक साथ उछाल लो या एक ही कॉइन को सिर्फ 2 बार उछालो। तो इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, क्योंकि हमारे पास दो कॉइन की बात हो रही है तो यहाँ पे आएंगे आउटकम 2 यानी 4 आउटकम्स होंगे। तो वो कैसे होंगे, या तो दोनों बार हेड आ जाए और या फिर हेड टेल आ जाए। मतलब हेड मानो ये 1 रुपी कॉइन पे है और टेल मानो 2 रुपी कॉइन पे है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा लिख दें कि टेल जो है 1 रुपी कॉइन पे आ जाए और हेड आ जाए 2 रुपी कॉइन पे। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कॉइन पे टेल आ जाए। तो ये टोटल 4 आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने इसको इस तरह से इसलिए लिखा कि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से मुझे बताओ h प्लस टी का होल स्क्वायर क्या होगा? वो होगा h स्क्वायर प्लस 2ht और प्लस टी स्क्वायर। तो h स्क्वायर रिजेंबल कर रहे हैं h को, और एच टी और टी एच मिलकर क्या होगा 2ht, और टी टी मिलकर होगा टी स्क्वायर। इस तरह से हमने इस फॉर्मूले से रिलेट कर दिया इसको, बायनोमियल थ्योरम से इसको खोल के देख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, बताओ कैसे आउटकम्स आएंगे। तो एक बार, तो व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो बताओ टोटल आउटकम कितने आएंगे, कोई बता सकता है? सर 2⁻3। हाँ, यानी 8 आउटकम्स आएंगे। तो चलो देखते हैं कौन कौन से आउटकम होंगे। तो हमने लिखा या तो तीनों एच होंगे, या फिर दो हेड होंगे और एक टेल। हो सकता है कि हमने देखो मान लिया कि पहले कॉइन पे यानी 1 रुपी कॉइन पे हेड आया, 2 रुपी कॉइन पे भी हेड आया, और 5 रुपी कॉइन पे टेल आया। अब ये टेल जो है बीच में लिख सकते हैं, यानी हम 2 रुपी कॉइन पे टेल आ सकता है, एक टेल, और बाकी दोनों हेड होंगे, या 1 रुपी कॉइन पे टेल और बाकी दोनों पे हेड, ऐसे आ सकता है। अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि ये तो दो हेड और एक टेल, तीन तरह से लिख सकते हैं। ऐसे ही एक हेड और दो टेल, ठीक है, वो एच हम एक बार हम बीच में लिख देंगे तो टी एच टी,
और एक बार हम लास्ट में लिख देंगे तो TTH, और हो सकता है कि तीनों टेल आ जाए। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 8 आउटकम्स हो गए। कोई बताएगा अगर 4 कॉइन टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे? सर 16। हाँ, तो 16 अगर आप लिखा सकते हो तो बताओ कौन कौन से होंगे। देखो 2 रेज़ टू द पावर n यानी 2 रेज़ पावर 4, क्योंकि 4 पॉइंट टॉस कर रहे हैं 16 आउटकम होंगे। तो चलो सीक्वेंस में जैसे मैंने ऊपर लिखा है उसी तरह से इसमें लिखवाओ, तो हो सकता है सर 4H। चारों एच हो गए। फिर दूसरा केस होगा सर 3H 1T। 3H 1T को हम कितनी तरह से लिख सकते हैं? सर 4 तरीके से लिख सकते हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो टेल को अब हम थर्ड पोजीशन पे रख देते हैं, और फिर टेल को हम सेकंड पोजीशन पे रख देंगे, और टेल को फर्स्ट पोजीशन पे रख देते हैं। अब ये 3 हेड और 1 टेल। सर 2 हेड एंड 2 टेल। अब 2 हेड 2 टेल कितनी तरह से कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बताओ? सर 4 तरीके से। तो चलो कोशिश करते सर हैं। अब हाँ सर बताओ। TTHH। TTH, अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ कि ना पहले ये वाला जो हेड है ना, पहला वाला, इसको फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, अब इस सेकंड वाले जी हेड सर। को चेंज करते जा रहे हैं, तो सेकंड वाला हेड थर्ड पोजीशन पे आ जाए तो THT हो जाएगा, और सेकंड वाला हेड अब थर्ड पोजीशन पे आने के बाद फोर्थ पोजीशन पे आ जाए तो HTTH हो जाएगा। ये ठीक है क्या? यस सर। और अगर मैं टेल टेल हेड हेड लिख दूं तो ये एक और तरीका हो गया लिखने का। अब मैं इस टेल को फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, और अब मैंने सेकंड वाले टेल को चेंज करते गए, तो टेल और हेड टेल हेड, और एक बार फिर से टेल और हेड हेड टेल, ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो 2 हेड 2 टेल टोटल कितने तरह से लिख सकते हैं अपन? 2 हेड 2 टेल कितनी तरह से लिख सकते हैं? 6 तरह से लिख 6। सकते हैं, हाँ 6 वेज। अच्छा अब बताओ, एक हेड और 3 टेल ये कितनी तरह से लिख सकते हैं? सर 4। चलो इसका मतलब हेड, अब इसको एक बार सेकंड पोजीशन पर रख देंगे, और एक बार हेड को हम थर्ड पोजीशन पर रख देंगे, और एक बार हेड को हम फोर्थ पोजीशन पे रख देते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि चारों टेल आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे सारे पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। टोटल 16 आउटकम हो गए क्या? चेक करें तो ये हो गया 1 + 4 + 6 + 4 + 1, तो हो गया टोटल 16 आउटकम्स। तो ये तो हो गया कॉइन के बारे में। इस तरह से एक बार हम देखेंगे कि अगर 1 डाई इज रोल्ड, जब डाइस एक लेते हैं ना तो उसको डाई बोलते हैं। तो फोर्थ हम ले रहे हैं, ये फोर्थ है कि फिफ्थ है? मेरे ख्याल से फिफ्थ है, ये फिफ्थ सैंपल स्पेस लिख रहा है कि व्हेन 1 डाई इज रोल्ड, और अगर ये 2 डाई लेते तो उसको डाइस बोलते हैं, प्लूरल होता है डाइस। तो सैंपल स्पेस एक डाई रोल करने का 6 आउटकम होते हैं एक डाइस पे, तो 6 रेस पर n फॉर्मूला होगा, और 6 की पावर 1 क्या होते हैं? 6। तो आउटकम्स होंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके बाद सिक्स्थ केस ले रहे हैं, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। ठीक है, तो आउटकम होंगे 6 रेस टू द पावर n, यानी n की वैल्यू होगी, क्योंकि 2 डाइस हैं तो 6 रेस पर 2, और टोटल आउटकम आएंगे 36। तो बेस इसका 6 क्यों है? क्योंकि एक डाइस पे 6 आउटकम्स हैं इसलिए। तो इसके आउटकम हमने 10th क्लास में पढ़े हैं, तो वो 10th क्लास वाले आउटकम मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो देखो 10th क्लास में हमने ये आउटकम्स निकाले थे। हमने एक मान लिया ब्लू कलर का डाई है, और दूसरा मान लिया ग्रे कलर का डाई है, दोनों डाइस को फेंक रहे हैं। तो हमने इस तरफ लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और रो में, और कॉलम में भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब ये 1 और 1, पहले डाइस पे भी 1 आया, दूसरे डाइस पे 1 आया, तो हमने लिख दिया 1, 1। फिर पहले डाइस पे 1 और दूसरी डाइस पे 2, तो 1, 2, इस तरह से हमने ये सारे आउटकम लिखे।
तो ये 1-1 से लेकर 6-6 तक टोटल 36 आउटकम बन जाएंगे। तो ये व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड देयर आर 36 आउटकम्स। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि 7th तरह का हम सैंपल स्पेस बना रहे हैं। तो 7th तरह का सैंपल स्पेस क्या है देखें। अब हम बात करेंगे कार्ड्स की। ठीक है, कार्ड्स में क्या होता है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, कोई बताएगा? टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। हाँ 52। 52। तो इसमें हम जोकर्स को नहीं गिनते हैं, जोकर 2 होते हैं पर वो अगर गिनेंगे तो 54, पर कभी भी हम जोकर्स को नहीं गिनते जब प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो इसमें सूट्स कितने होते हैं? टोटल सूट जो होते हैं वो 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो नेम ऑफ सूट्स, तो पहला कौन सा है? पहला मान लेते हैं हम स्पेड। ठीक है, और स्पेड का कैसा शेप होता है? इस तरह से पत्ते की तरह होता है, पान के पत्ते की तरह। तो दिस इज कॉल्ड स्पेड। हिंदी में हम इसको हुकुम बोलते हैं, हुकुम। और उसके बाद दूसरा है क्लब। क्लब को हिंदी में हम बोलते हैं चिड़ी। तो वो भी इस तरह का होता है और ये ब्लैक कलर का होता है, दोनों ही ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, ये भी ब्लैक कलर का है। और तीसरा होता है डायमंड। तो डायमंड बना देंगे यहाँ पर। डायमंड को हम हिंदी में ईंट बोलते हैं। तो ये रेड कलर का होता है पूरा। और चौथा होता है हार्ट। तो यहाँ लिख देते हैं डायमंड। और चौथा होता है हार्ट, और कुछ इस तरह का शेप होगा उसका, और ये रेड कलर है। ठीक है, तो अब इसमें टोटल इसके कार्ड कितने? स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब के भी 13 कार्ड्स होते हैं, ऐसे ही डायमंड के 13 कार्ड्स होंगे, और ऐसे ही हार्ट के भी 13 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स हो जाएंगे 52। अब ये कार्ड्स कौन कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या लिखा होता है, तो वो एक बार देख लेते हैं। सबसे छोटा डिनोमिनेशन होता है 2, यानी दुग्गी। और फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 के बाद हम लिखते हैं जैक। जैक जिसको हम बोलते हैं गुलाम। और क्यू मतलब क्वीन। ठीक है, और के मतलब किंग। और सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है एस की, जिसको हम इक्का बोलते हैं। ठीक है, गुलाम, बेगम, बादशाह और ये इक्का। तो इस तरह के ये टोटल 13 कार्ड्स हो गए यहाँ से। तो 2 से लेकर और किंग के बाद एस। तो इस तरह से यही डिनोमिनेशन सबके लिए चलेंगे। क्लब के लिए भी इसी तरह से चलेगा, और इसी तरह से हमारा डायमंड के लिए, और इसी तरह से हार्ट के लिए। तो अब हम इन 3 कार्ड्स की बात करें तो ये जैक, क्वीन, किंग तीनों में आएंगे। 4 और 3 जो कार्ड्स हैं, तो ये तो हो गया क्लब। इसी तरह से जैक, क्वीन, किंग किस में आएंगे? हाँ, जैक, क्वीन, किंग इसमें भी आ सकते हैं, डायमंड में जैक, क्वीन और किंग। और ऐसे ही हार्ट में भी जैक, क्वीन और किंग। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? तो ये हमारे फेस कार्ड्स हैं। तो फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 4 जैक, 4 क्वीन। 12। हाँ 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे होते हैं ये? 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग मिला के ये टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। पर इसी तरह से ऑनर कार्ड्स अगर हम लिखें तो व्हाट आर ऑनर कार्ड्स, तो उसमें हम एस मिला लेंगे। तो एस मिला लो इसमें। तो एस जो है
यहाँ से यहाँ तक, तो इन सबको बोलेंगे ऑनर कार्ड्स। ऑनर कार्ड्स में आते हैं 4 जैक्स, 4 क्वीन, 4 किंग्स और 4 एस। ये सब मिलके हो गए टोटल 16 कार्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कार्ड्स की जानकारी हो गई। और अब हम इसमें बात करें कि टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, बताओ। टोटल ब्लैक कार्ड्स तो बताओ कितने होते हैं। 13 तो Sir, स्पेड के होंगे, हाँ 26. 26, हाँ, और 13 क्लब के, ये मिलके हो जाएंगे 26 कार्ड। इसलिए टोटल रेड कार्ड्स कितने होंगे, 13 डायमंड और 13 हार्ट मिलके हो जाएंगे फिर से 26 कार्ड्स, ठीक है। इस तरह से बताओ कि टोटल नंबर ऑफ किंग्स कितने होते हैं। Sir, 4. 4, तो इस तरह से 4 किंग्स होंगे। ऐसे हर सूट में 4 एस होंगे, 4 किंग होंगे, 4 क्वीन होंगी, 4 जैक होंगे। इस तरह से ये सारे चलते जाएंगे। तो ये हमने थोड़ी सी पूरी डिटेल लिख दी कार्ड्स के बारे में। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो हमने कैसे कर लिए हैं। जैसे पहला एग्जांपल था, उसमें 2 कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आता है वो लिख दिया हमने। फिर इसमें लिखता है नोट द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एच एंड टी। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी द कॉमास आर ओमिटेड फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर। कॉमास को हम हटा भी सकते हैं, जैसे 2 एच हैं तो एच और एच के बीच में कॉमा हटा दिया हमने। यूं तो हम एच कॉमा एच लिख सकते हैं या एच एच लिख सकते हैं इस तरह से। तो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए पेयर ऑफ डाई। तो एक ब्लू डाई एक रेड डाई अगर रोल करेंगे तो हमने वो सैंपल स्पेस देख लिया था। टोटल 36 आउटकम आते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 3 देख रहे हैं। कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट स्पेसिफाई अप्रोप्रिएट सैंपल स्पेस। कहता है बॉय हैज 1 रुपी कॉइन, a 2 rupee coin and a 5 rupee coin in his pocket. He takes out 2 coins out of his pocket one after the other. एक के बाद एक कॉइन निकाल लेता है, ठीक है। तो 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का और 5 रुपए का कॉइन है उसके पॉकेट में। तो सैंपल स्पेस बताना होगा इसमें। कैसे आएगा सैंपल स्पेस। तो 1 रुपी कॉइन को डिनोट किया इन्होंने क्यू से। लेट क्यू डिनोट 1 रुपी कॉइन, एच डिनोट 2 रुपी कॉइन एंड आर डिनोट 5 रुपी कॉइन। और इसमें बोला है ही टेक्स आउट 2 कॉइन्स आउट ऑफ द पॉकेट वन आफ्टर द अदर। तो 2 कॉइन निकाल रहे हैं, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हुआ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 रुपी कॉइन का मतलब है क्यू, और यहाँ पे 2 रुपी कॉइन का मतलब है एच, और 5 रुपी कॉइन का मतलब है आर। तो अब दो दो कॉइन निकाल रहा है एट ए टाइम। तो हो सकता है कि क्यू एच निकाले, या फिर पहले एच और बाद में क्यू निकाले, और हो सकता है कि पहले एच निकाले और बाद में आर निकाले, या इसका उल्टा हो सकता है आर एच, या ये हो सकता है कि क्यू आर आ जाए, फर्स्ट 1 रुपी कॉइन और दूसरा 5 रुपी कॉइन, या इसका उल्टा कि पहले 5 रुपी कॉइन और बाद में 1 रुपी कॉइन। तो इस तरह से हमारे टोटल कितने आउटकम हो गए 6। तो अगर मैं यहाँ पे 2 ब्लैंक्स बना दूँ तो मुझे बताओ मेरे पास 3 कॉइन है, तो इस स्पेस को भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है। पहले ब्लैंक को भरने के लिए हमारे पास चॉइस है 3। या तो मैं क्यू से भर दूँ, हाँ, या तो एच से या आर से। ऐसे ही दूसरे ब्लैंक को भरने के लिए स्पेस कितनी चॉइसेस है हमारे पास 2। तो टोटल कितने केसेस हो जाएंगे 3 इंटू 2 यानी 6 केसेस, और वो हमें दिख रहे हैं सैंपल स्पेस में 6 केसेस हैं। तो ये हमने सारे सैंपल स्पेस के केसेस लिख दिए। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन एग्जांपल 3 का। सेकंड पार्ट, अ पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अलोंग ए बिजी हाईवे ड्यूरिंग ए ईयर। तो उसमें क्या आएगा सैंपल स्पेस हो जाएगा एस इज इक्वल टू, और हो सकता है 0 एक्सीडेंट हो सकता है 1 एक्सीडेंट हो सकता है 2 एक्सीडेंट हो, और हमें पता नहीं कितने एक्सीडेंट हो। तो हमने डॉट 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 लगा दिया
और छोड़ दिया। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को हमने इस तरह से सैंपल स्पेस बना दिया। फिर हमारा कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम द बैग consisting of 3 blue and 4 white balls. If it shows tail, we throw a die. Describe the sample space of the experiment. तो कहता है सैंपल स्पेस बताओ, अगर हेड आएगा तो हम एक बॉल निकालेंगे। तो बॉल कितनी है, 3 ब्लू है और 4 वाइट है। तो हेड आने के बाद हमने बैग में से बॉल निकाली, हो सकता है हमने जो ब्लू बॉल निकाली उसके ऊपर B1 लिखा हुआ है, तो हेड के बाद B2 भी आ सकता है, सेकेंड ब्लू बॉल, या फिर हेड के बाद थर्ड ब्लू बॉल आ सकती है। अगर हेड के बाद जरूरी नहीं है कि ब्लू ही निकले, वाइट भी निकल सकती है। तो हमने टोटल वाइट बॉल 4 है, तो मानो पहली बॉल पे HW1 लिखा हुआ है, फिर हेड के बाद W2, हेड के बाद W3, हेड के बाद W4। तो ये तो हेड आने पर बॉल निकाल रहे हैं। अगर टेल आता है तो क्या करेंगे, किसने बोला था जब टेल आता है तो डाई थ्रो करेंगे। तो हो सकता है डाई पे 1 आ जाए तो T1, और टेल के साथ टेल आ गया तो फिर डाई थ्रो क्या हो सकता है, आउटकम आ जाए 2, तो T2, T3, T4, T5 और T6। तो ये हमारा क्या हुआ, सैंपल स्पेस। इसके अलावा कोई आउटकम नहीं है, तो ये हमारे टोटल आउटकम्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि ज़रूरी नहीं है कि हर आउटकम जो है उसका प्रोबेबिलिटी सेम हो। जैसे मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ HB1, तो बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी कॉइन पे हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। अच्छा, अब हम बैग में हमारे पास टोटल 7 बॉल्स हैं, तो 7 में से ब्लू 1 बॉल आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 1/7। तो यानी HB1 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/14। इसी तरह से बाकी सारे कहाँ तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ HB2 भी 1/14। ऐसे करते करते प्रोबेबिलिटी ऑफ HW4 उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/14। पर अगर हम बात करें कि टेल 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 होती है, और डाइस थ्रो करते हैं तो उसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी कौन बताएगा, कितनी होती है, So 1/6. 1/6 होती है। तो इस तरह से T1 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/12। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 वो भी 1/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ T3, तो इस तरह से लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ T6 भी 1/12। तो देखा आपने कि भाई हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी जरूरी नहीं है सेम हो, किसी की 1/14 है, किसी की 1/12 है। पर एक बात तय है कि इन सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड कर दें तो सम 1 आना चाहिए। तो बताओ 1/14 कितनी बार आया, क्योंकि हमारे पास 7 बॉल्स थी, तो ये 1/14 7 टाइम्स आएगा। ठीक है, और ऐसे ही T1, T2, T3 ये 1/12 जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी बार आएगी, क्योंकि हमारे पास जो है आउटकम डाई पे 6 है तो 6 टाइम्स आएंगे। तो आप देख रहे हो, इसको कैलकुलेट करें तो 7/14 1/2 होता है, 6/12 भी 1/2, और दोनों का सम मिलके 1। तो इस तरह से हमने सारे जो 11 प्लस 6, सॉरी ये कितने, 7, 7 प्लस 6 कितने होते हैं, 7 और 6 हो जाएंगे टोटल 13 आउटकम्स। तो 13 आउटकम्स का प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके देखा तो हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हर सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट का जो है प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम, कभी अलग है 1/14 है, कभी 12 है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर देखो इसमें 7 है और इसमें जो है हमारे टोटल 6 आउटकम है, तो 7 और 6 तो सर हो गए 13, तो हर एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/13। HB1 1/13, HB2 1/13, T6 की 1/13, तो ये गलत हो जाएगा। जो 1/13 अगर बोलोगे तो ये गलत आंसर है, आपको इस तरह से प्रोबेबिलिटी देखनी होगी। इस तरह से अपन कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल 5 क्या कहता है, एग्जाम्पल 5 में बोलता है कि कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच द कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स अप। कब तक कॉइन टॉस करना है, जब तक हेड ना आ जाए। तो डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। तो अब हम सैंपल स्पेस लिख रहे हैं, तो जब तक हेड ना आ जाए तब तक टॉस करेंगे।
तो हो सकता है पहली बार टॉस किया और हेड आ गया तो आप जीत गए, गेम खत्म हो गया। हो सकता है कि पहली बार हेड ना आए, दूसरी बार हेड आई, तो पहली बार टेल आया और दूसरी बार फेंका तो हेड आ गया। अब हो सकता है कि तीसरी बार हेड आए, पहली बार टेल, दूसरी बार टेल और तीसरी बार हेड आ जाए। तो जैसे ही हेड आएगा तो गेम बंद हो जाएगा। तो ऐसे हो सकता है कि 3 बार हेड और फिर हेड आ जाए। तो इस सैम्पल स्पेस में फिर हमारे कितने आउटकम होंगे? इनफाइनाइट हमारे पास एलिमेंट्स होंगे सैम्पल स्पेस में। तो इसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज 16.1, बहुत ही आसान है, आप ये खुद कर पाओगे और इसमें कोई डाउट आएगी तो आप पूछ सकते हो। तो अब पढ़ रहे हैं हम टाइप्स ऑफ इवेंट। सबसे पहला आता है इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि नंबर डाइस थ्रो किया और डाइस में नंबर ग्रेटर देन 7 आ जाए। डाइस पे तो 6 आउटकम होते हैं, 1 to 6 आते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 आ जाए, 7 आ जाए या 7 से बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है, 7 और मोर, ठीक है, ऑन थ्रोइंग अ डाई। तो क्या आएगा इसमें? प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है, क्योंकि 7 तो होता ही नहीं, क्योंकि हम जब सैम्पल स्पेस लिखते हैं तो उसमें तो 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें तो कोई भी नंबर 7 है ही नहीं और 7 से बड़ा भी नहीं है। तो ऐसे में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वो 0 होती है। इस तरह से दूसरा होता है श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट में जैसे माना बोल दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 7, नंबर लेस देन 7। तो सारे ही नंबर देखो 7 से छोटे हैं, तो इसका मतलब इसमें फेवरेबल आउटकम 6 होंगे और टोटल आउटकम भी 6 होंगे। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इसकी 1। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है हमेशा। तो ये दो टाइप के इवेंट हमने देखे, एक तो इम्पॉसिबल, एक श्योर। उसके बाद सिंपल इवेंट, जिसमें सैंपल स्पेस में सिर्फ एक ही एलिमेंट आए, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल इवेंट बोलेंगे। जैसे मैं आपको पूछूं कि एक डाइस थ्रो कर रहे हैं और उसमें हमारे पास नंबर मल्टीपल ऑफ 5 आ जाए, बताओ इसमें से मल्टीपल ऑफ 5 कौन सा है? मल्टीपल ऑफ 5 तो एक ही है, वो है 5। तो जब किसी भी इवेंट में एक ही एलिमेंट आता है तो उसको हम सिंपल इवेंट बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, अगर इवेंट्स ज़्यादा हो ना तो E1 E2 इस तरह से लिख सकते हो। तो मैंने बताया दूसरा इवेंट मल्टीपल ऑफ 6, तो मल्टीपल ऑफ 6 वो भी एक ही आएगा, तो ये भी एक सिंपल इवेंट है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि बताओ इवन प्राइम, तो इवन प्राइम कौन सा है? अभी वो तो एक ही होता है 2, तो वो भी एक सिंपल इवेंट है। तो किसी भी इवेंट में एक एलिमेंट आता है उसको हम सिंपल इवेंट होते बोलते हैं। और कंपाउंड इवेंट इसका उल्टा होता है। कंपाउंड इवेंट मतलब जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट आए, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको सैंपल पॉइंट भी बोल सकते हैं, जो अंदर एलिमेंट्स आते हैं ना उसको सैंपल पॉइंट। जैसे मैंने नाम दे दिया कंपाउंड इवेंट मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उसमें? एक 3 आएगा, एक 6 आएगा। जब डाइस थ्रो करते हैं उसमें दो ही मल्टीपल ऑफ 3 आते हैं, एक 3 और एक 6। ऐसे मैं कुछ नाम दे दूं जैसे प्राइम, तो E5 एक इवेंट है प्राइम। तो प्राइम में कौन कौन से आएंगे? एक तो 2 आ जाएगा, एक 3 आएगा, एक 5 आएगा। तो इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आते हैं तो उसको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। इसके बाद एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको बोलते हैं? तो जैसे मान लो अगर हमने कोई इवेंट दिया जिसका नाम है प्राइम, ठीक है, यानी ये दिया मैंने E5 लिया था ना प्राइम, तो वो क्या है? वो है हमारा 2 3 5। और हमारा सैम्पल स्पेस क्या है? वो तो है 1 2 3 4 5 6। तो E5 डैश या फिर E5 के ऊपर बार, ठीक है, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। तो इसको हम EC भी लिख सकते हैं। तो यानी सैंपल स्पेस में से E5 वाले एलिमेंट हटा दो, यानी 1 2 3 4 5
6 में से आप हटा दोगे कौन से 2, 3 और 5, तो ये हटा देंगे तो क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास 1 और 4 और 6, तो ये हमारा क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट E5, तो इसको हमने इस तरह से डिनोट कर दिया। सर अगर इवेंट में इनफाइनाइट आते तो उससे क्या बोलते हैं? क्या चीज वापस बताओ। सर इवेंट्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट आते थे। हाँ, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट इवेंट हो गए, एक को फाइनाइट बोलेंगे है ना, एक को इनफाइनाइट। अब कहते हैं तो इवेंट्स ए और बी, ठीक है, तो ए और बी को हम ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं, इवेंट ए और बी, या तो ए आ जाए या बी आ जाए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी लिखते हैं, ठीक है। और इसके साथ में फॉर्मूला भी बता देता हूँ, पी ए यूनियन बी, हमने सेट्स में पढ़ा था, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और इन सबको फिर मैं एन एस से डिवाइड कर दूँ, एन एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, सबको डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसको बोलेंगे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। तो इसमें से 4 में से कोई 3 चीजें दे देंगे तो चौथी चीज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर बोलता है इवेंट ए एंड बी, तो ए एंड बी का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी हम बात कर रहे हैं पी ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है, तो यानी कॉमन की, इंटरसेक्शन की। और इवेंट ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी क्या होगा, तो उसको लिखेंगे ए